लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था हमने वॉल्व, है ना। सारा वॉल्व देख लिया था, मसल्स देख लिया था हार्ट का। आज देखना, देखो फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स, मतलब मसल फाइबर जो आपके हार्ट में है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या है आपका, एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, है ना। मतलब इम्पल्स शुड बी जनरेटेड व्हेन इलेक्ट्रिक सिग्नल इज गिवन एंड देन कॉन्ट्रैक्ट, यही होगा ना। एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिव मतलब कि जैसे ही सिग्नल मिलता है आपके हार्ट के मसल्स को, है ना, वह आपका क्या करता है, उस सिग्नल को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद वहाँ पे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और फिर आपका हार्ट क्या शुरू हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। आपके हार्ट के मसल्स क्या शो करते हैं, एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, है ना। दूसरा देखो क्या एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, क्या देखो, obey all or non principle, that is a contracted muscle receives a nerve impulse either completely or not at all। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं अपन ऑल और नॉन प्रिंसिपल। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, मान लो कि आपको इम्पल्स चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मसल को, ठीक है, वह इम्पल्स जब तक जितना चाहिए नहीं मिलेगा मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं ऑल और नन, है ना। या तो पूरा मिलेगा तो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो अगर थोड़ा भी कम होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर है। इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं अपन, ऑल और नॉन प्रिंसिपल, ठीक है। द एक्शन पोटेंशियल इज फुल स्ट्रेंथ और नॉट एट ऑल एंड दिस द ऑल और नॉन लॉ, है ना। मतलब या तो पूरा आपको एक्शन पोटेंशियल मिलना चाहिए, मान लो कि पूरा चाहिए 5, है ना, 5 में से 4.99 में मिलेगा तो भी मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। has a longer refractory period, that is it never develops fatigue। रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है मतलब आपके मसल्स बहुत देर तक क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को झेल सकता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये फटिग इसमें नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हाईली सप्लाइड किसके होते हैं, ब्लड वेसल्स के, ठीक है। तो इसको रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं, देखो लिखा भी हुआ है। आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट्स द कार्डियक सेल और कार्डियक मसल इज अनेबल टू इनिशिएट another action potential for some duration of time, this period of time is called refractory period। बात समझ में आ रही है, पक्की बात है। देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या, अब लॉन्गर रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब मान लो आपका एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसको तुरंत आप बोलोगे कि दूसरा आप कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर दो तो नहीं करेगा ना वो, है ना। उसको बीच में क्या पीरियड चाहिए आपको, रिलैक्सेशन का, है ना। तो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फिर से इसको क्या करना होगा, रिलैक्स, फिर थोड़ी देर बाद क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट। लगातार अगर इसको सिग्नल देते जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। यही जो आपका गैप होता है ना, एक एक्शन पोटेंशियल मतलब इंपल्स जब मिला तो आपका कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर तुरंत तो दोबारा इनिशिएट नहीं करेगा क्या आपका एक्शन पोटेंशियल, और इसी गैप को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड। व्हाई डज कार्डियक मसल्स हैव लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड, it is important for the cardiac muscle cells to have a longer refractory period because if the refractory period is short, the heart could either enter tetanic contraction or summation, which is when the muscle is stimulated so rapidly that it does not have a chance to relax at all between the stimuli। आपके हार्ट के मसल्स, बाकी जगह का मसल नहीं है, कहाँ का भाई, हार्ट का, इसके मसल्स के रिफ्रैक्टरी पीरियड लॉन्गर होने चाहिए। रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब पीरियड बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, पीरियड बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब देखो आपने पढ़ा था कि प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं, टेटानी, टेटनस, याद है ना, पढ़ा था ना हमने कि मसल को लगातार एक्शन पोटेंशियल सिग्नल मिलते जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है, उसको रिलैक्स करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, उसी कंडीशन को क्या बोलते थे अपन, टेटानी, है ना, याद है ना। ठीक है, तो अगर हार्ट मसल्स को भी आप कंटिन्यूअस सिग्नल देते रहोगे तो हो सकता है वो प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में चला जाए और मसल में क्या हो जाएगा आपका, टेटानी, क्या इसको क्या बोलते हैं, समेशन। समेशन मतलब एक एक्शन पोटेंशियल आया, तुरंत दूसरा भी ऐड हो गया, तुरंत तीसरा भी ऐड हो गया, तुरंत चौथा भी ऐड हो गया, इसको बोलेंगे समेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। आ रही बात समझ। तो ऐसे पीरियड में आपका हार्ट काम नहीं करेगा और क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए रिफ्रैक्टरी पीरियड कार्डियक मसल का क्या होना चाहिए, लॉन्गर होना, क्लियर है। मसल टेटानस या टेटानी, इट इज प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन विदाउट रिलैक्सेशन, पहले ही जानते हो आप। मसल टेटानी क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड आपका कॉन्ट्रैक्शन मतलब मसल को रिलैक्स करने का मौका नहीं मिल रहा, ठीक है। एंड रिजल्ट्स फ्रॉम रिपीटिंग स्टिमुलेशन बिफोर द मसल हैज अ चांस टू रिलैक्स एट ऑल, है ना। लगातार उसको सिग्नल मिले जा रहा है ना, किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन के, डज नॉट शो समेशन।
अब यहाँ पे आपका क्या होगा मतलब यहाँ पे समेशन चाहिए ना भाई। आगे देखो, शोज कंडक्टिविटी एंड, जो भी आपके मसल्स हैं वो क्या शो करता है आपका, कंडक्टिविटी एंड रिदमिसिटी। एक आपका प्रॉपर रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करता है कि नहीं। एक रिदम है कि नहीं पूरा सेट, इस रिदम से इधर उधर होता है तो ही तो हम बोलते हैं कि हार्ट में कुछ ना कुछ क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। आ रही बात समझ। तो ये पूरा आपका शोज कंडक्टिविटी एंड रिदमिसिटी। कंडक्टिविटी मतलब आप देखते हो कि सिग्नल जनरेट होगा कहाँ पे, अभी देखेंगे पूरा अपन, हार्ट के राइट जो ऑरिकल होता है ना वहाँ के टॉप पे सिग्नल जनरेट होता है। कहाँ पे, टॉप पे। और वहां से पूरे हार्ट में वो पहले ऑरिकल में जनरेट होगा, फिर कहाँ जाएगा वो, वेंट्रिकल में। इसको अपन कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्शन। तो कंडक्टिविटी भी शो करता है हार्ट का मसल्स, और रिदमिसिटी भी, एक प्रॉपर रिदम में सारा काम होता है ना। ये पहले ऑरिकल का आपका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, उसमें कौन रिलैक्स कर रहा होगा, वेंट्रिकल। फिर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कौन रिलैक्स कर रहा होगा, ऑरिकल, है ना। तो ऐसे करके एक प्रॉपर क्या होता है आपका, रिदम होता है पूरे हार्ट मसल। ठीक है, तो दो तीन पॉइंट आपने बस देखा इसमें। पहला क्या देखा आपने, यहाँ पे लॉन्गर क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, दूसरा एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी, और तीसरा आपने देखा कि प्रॉपर कंडक्शन एंड क्या, रिदमिसिटी शो करता है। क्लियर है। कंडक्टिंग सिस्टम इन ह्यूमन हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट में सिग्नल देखो, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, कंडक्शन और ट्रांसमिशन में डिफरेंस क्या होता है, पहले भी सर बताया था, नहीं बताया तो सुन लो एक बार। सबसे पहले तो यह देखो, कंडक्शन और किसमें, ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस है ना। दो चीज देख रहे हैं अपन, पहला क्या लिख रहे हैं, कंडक्शन, है ना। हमें डिफरेंस देखना कंडक्शन और किसके बीच में, ट्रांसमिशन के बीच में। ठीक है, हाँ। ठीक है, मान लो कि कोई भी एक्शन पोटेंशियल, अब एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है वो भी देख लेंगे अपन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, बस ऐसे समझो कि जब भी कोई स्टिमुलस आता है, जैसे ही मान लो एक पिन चुभा आपको, है ना, पिन किसका काम किया, स्टिमुलस का, और वहां पे जो आपके सेंसरी न्यूरॉन से क्या जनरेट कर लेगा, एक्शन पोटेंशियल या नॉब इम्पल्स। ठीक है, तो कंडक्शन और ट्रांसमिशन में डिफरेंस है। मान लो कि एक न्यूरॉन है आपका, समझाने के लिए बता रहा हूँ न्यूरॉन का एग्जाम्पल लेके। ठीक है, मान लो आप जानते हो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, आप जानते हो, ये मान लो क्या है, सेल बॉडी। सेल बॉडी से क्या निकला होता है आपका, कौन निकला होता है, डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स, है ना। डेंड्रॉन्स में ब्रांचिंग हो जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको, डेंड्राइट्स। ठीक है, उसके बाद सेल बॉडी से निकला होता है कौन आपका, एक्सॉन। ठीक है, और एक्सॉन के लास्ट में आपका ये आपका साइनेप्टिक नॉब। क्या है, साइनेप्टिक नॉब। नॉब के अंदर होता है साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स। और वेसिकल के अंदर होता है आपका न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। ये कुछ नहीं होता, केमिकल होता है। क्या होता है, केमिकल लाइक एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो चलो ये आपने देखा। अब देखो होता क्या है, कंडक्शन और ट्रांसमिशन में डिफरेंस यह है कि एक सिग्नल मान लो जनरेट हुआ, और एक कौन उठाएगा सिग्नल को, डेंड्रॉन्स। किसको पास करेगा, सेल बॉडी को। सेल बॉडी से कहाँ जाना है, पूरे एक्सॉन में। एक्सॉन देखो बहुत लंबा है ना, तो पहले एक्सॉन में क्या एक ही बार में पूरे में चला जाएगा, नहीं। कोई भी आपका पोटेंशियल जो जनरेट हुआ वो यहाँ पे हुआ पॉइंट ए पे, पॉइंट ए से सिग्नल को कहाँ भेजना होगा, पॉइंट बी, पॉइंट बी से पॉइंट सी, पॉइंट सी से पॉइंट डी, पॉइंट डी से पॉइंट ई। ऐसे करके तब जाके पूरे एक्सॉन में आपका क्या होगा, सिग्नल कंडक्ट होगा, है ना। तो एक ही न्यूरॉन के अंदर, बात समझो, एक ही न्यूरॉन के अंदर सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजना, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन मतलब विद इन अ सिंगल न्यूरॉन। आ रही बात समझ। अब ये सिग्नल आते 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 कहाँ पहुंचा, साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब से साइनेप्टिक वेसिकल, वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। जैसे ही ये साइनेप्टिक वेसिकल के पास आपका सिग्नल पहुंचता है, ये साइनेप्टिक वेसिकल आगे मूव करना शुरू करता है, और आके आपके साइनेप्टिक नॉब के मेम्ब्रेन से क्या हो जाता है, फ्यूज। आ रही बात समझ। सिग्नल जैसे उधर से आया, कहाँ पहुंचा, पहले साइनेप्टिक नॉब, नॉब से कहाँ पहुंचेगा, वेसिकल्स, वेजिकल्स में जैसे ही पहुंचता है वेजिकल्स मूवमेंट शुरू कर देता है, कहाँ पे, पेरीफेरी पे। इसके पेरीफेरी पे, साइनेप्टिक नॉब के, और उसके मेम्ब्रेन से क्या होता है, फ्यूज, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, फ्यूज होने के कारण मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या होगा, टूटेगा, और तब जो आपका सिग्नल था
ये इस केमिकल में आ गया, किस केमिकल में, न्यूरोट्रांसमीटर, और यह न्यूरोट्रांसमीटर इस गैप में आके रिलीज हो गया। आ रही बात समझ? इस गैप को क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन है, इसके जस्ट आगे कौन होगा, दूसरा न्यूरॉन होगा कि नहीं? यहाँ पे मान लो यहाँ बना रहा हूँ, ये सारा क्या है आपका न्यूरोट्रांसमीटर, जो आपका क्या कैरी कर रहा है अब, सिग्नल, नर्व इम्पल्स। यहाँ मान लेते हैं दूसरा न्यूरॉन है, उसका भी क्या होगा इधर, डेंड्राइट्स, यहाँ पे सेल बॉडी, और यहाँ पे एक्सॉन। ठीक है, और दो न्यूरॉन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप्सिस, है ना? क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस और साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब देखो क्या है, सिग्नल आपने कहाँ तक पहुंचा दिया भाई, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ आ गया, वो गैप में। ठीक है, अब यहाँ से इस डेंड्राइट के ऊपर इसके लिए क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टर्स। अब यह रिसेप्टर इस सिग्नल को फिर से क्या करेगा, रिसीव करेगा, इससे कहाँ पास करेगा, सेल बॉडी को, फिर यही कहानी चलता रहेगा। तो दो न्यूरॉन के बीच में जो मतलब आपका जा रहा है नर्व इम्पल्स, है ना, उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। और एक ही न्यूरॉन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को क्या बोलते हैं अपन, कंडक्शन। बात समझ में आई? ट्रांसमिशन मतलब बिटवीन टू न्यूरॉन्स, कंडक्शन मतलब विद इन वन न्यूरॉन। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन। आपका हार्ट का मसल्स भी क्या शो करता है, कंडक्शन। कैसे शो करता है, सिग्नल देखेंगे जनरेट कहाँ होता है, ऑरिकल में, ऑरिकल से फिर वो कहाँ पहुँचता है, वेंट्रिकल में। अभी तो ऑरिकल में सिग्नल जनरेट हुआ तो क्या हो गया, ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन। वह सिग्नल अब किसको पास करेगा, वो वेंट्रिकल को। तो हार्ट मसल्स पे क्या शो करता है आपका, कंडक्शन। वहीं देख रहे हैं कि हार्ट मसल्स में जो सिग्नल है आपका कैसे जनरेट होता है पहले, और फिर कैसे वो कंडक्ट होता है। क्लियर है? देखो, कंडक्टिंग सिस्टम इन ह्यूमन हार्ट, पहले ही बता दिया था आपको कि हार्ट के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर, हमारा हार्ट कैसा है, पहले मायोजेनिक, मायोजेनिक हार्ट है ना। मायोजेनिक हार्ट में क्या होता है, हमारे हार्ट के अंदर ही सिग्नल जनरेट करता है स्पेशल टिश्यू कॉल्ड नोडल टिश्यू। टिश्यू का नाम क्या है, नोडल टिश्यू। क्लियर है ना? वही सिग्नल आपका क्या करेगा, जनरेट करेगा, नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सैन एंड एवियन। मेनली जो जनरेट करता है वो कौन होता है आपका, सैन, साइनो एट्रियल नोड। क्लियर है? कंडक्टिंग सिस्टम इज मेड अप ऑफ मायोकार्डियम दैट इज स्पेशलाइज्ड इन फॉर इनिशिएशन एंड कंडक्शन ऑफ द कार्डियक इम्पल्स। ठीक है, मायोकार्डियम ही मेनली ये सारा रोल प्ले करेगा, बताया तो मसल ही सारा काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, its fibers are finer than other myocardial fibers. These are completely cross striated and have a special nerve like properties, है ना? मतलब जो इसके मसल्स है मायोकार्डियम, पहले ही बता दिया, हार्ट के मसल्स ही एक्ट करते हैं लाइक अ नर्वस सिस्टम ऑल्सो, क्योंकि यही क्या करेगा, आपका इम्पल्स को जनरेट कर देगा। ठीक है, तो जो आपका मायोकार्डियम में जो फाइनर होता है ना, दूसरे मायोकार्डियल फाइबर से क्या होगा, फाइनर मतलब कि थिन होगा, और इसमें कंप्लीटली क्या होगा, क्रॉस स्ट्रिएटेड मतलब ऐसे ऐसे होगा। और दूसरा आपका स्पेशल क्या होगा, नर्व लाइक प्रॉपर्टीज, मतलब ये सेल्फ एक्साइटेटरी न्यूरोमस्कुलर पाथवे होता है। ठीक है, यह सिग्नल को क्या करेगा, जनरेट करेगा। हार्ट मसल्स ही हार्ट को कंट्रोल करता है, चलो बता ही दिया। द कंडक्टिंग सिस्टम हैज फॉलोइंग पार्ट्स, अपन देखेंगे। पहले कौन होगा, एसए नोड, है ना, सैन इसको बोलते हैं, इसको पेसमेकर बोलेंगे। यही सिग्नल को क्या करेगा, जनरेट। उसके बाद कहाँ जाएगा वो, इंटरनोडल पाथवे, वहाँ से एवी नोड, एवीएन, है ना, वहाँ से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर, ये सब समझ जाओगे अभी। ठीक है, अब चलो देखते हैं कैसे आपका ये सारा मिलके कंडक्टिंग सिस्टम, ओरिजिन देख रहे हैं पहले, मतलब जनरेशन ऑफ सिग्नल, है ना, ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट, मतलब पहला हार्ट बीट कैसे आपके बॉडी में, हार्ट में जनरेट होता है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर, मतलब एक स्पेशल कार्डियक मसल्स कॉल्ड द, कौन सा आपका, नोडल टिश्यू, इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। आपके हार्ट में ये भी एक मसल है, तो इसका नाम क्या है, नोडल टिश्यू, ये भी आपके हार्ट में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ऑटोमेटिक रिदमिसिटी, है ना, ऑटोमेटिक रिदमिसिटी बता ही दिया कि हर रेगुलर इंटरवल पे आप जानते हो एक सीक्वेंस होगा आपका पूरा, है ना, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, है ना। ऑटोमेटिक रिदमिसिटी of heart is because of the presence of a special cardiac muscles called nodal tissue. Nodal tissue is a specialized tissue that can act as both muscle and nervous tissue, क्योंकि यही कंट्रोल करेगा और यही आपका जनरेट करेगा नर्व सिग्नल। तो मसल तो है ही है, और काम कैसा कर रहा है, नर्वस टिश्यू जैसा भी काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि सिग्नल यही जनरेट करेगा। आगे देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नोडल टिश्यू जनरेट्स नर्व इम्पल्सेस, एक्शन पोटेंशियल दैट ट्रेवल्स थ्रू आउट द कार्डियक वॉल, है ना।
यह जनरेट करेगा और फिर पूरा पूरे हार्ट में आपका फैल जाएगा, है ना। ऑरिकल से कहाँ तक, पूरे वेंट्रिकल तक, ठीक है। टू नोड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कार्डियक साइकिल, बता ही दिया। ये नोडल टिश्यू दो टाइप के हैं, सैन एंड एवीएन। तो अभी तक जो हमने पढ़ा कुछ भी नहीं, हमने पहले देखा प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ट मसल, दूसरा हमने देखा कि अब कैसे आपका क्या सिग्नल जनरेट होगा हार्ट बीट के लिए, कैसे उसका कंडक्शन होगा। इसमें जो रोल प्ले करता है, सिंपल सी बात, नोडल टिश्यू। कौन करता है, नोडल टिश्यू। ये स्पेशल टिश्यू है, स्पेशल मसल है जो आपके हार्ट में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब ये जो आपका नोडल टिश्यू है, ये भी दो टाइप का है, एसए नोड एंड एवीएन, है ना। एसए नोड मतलब साइनो एट्रियल नोड, और एवीएन मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्लियर है। चलो अब की पहली कहानी किसकी है भाई, A patch of nodal tissue called the sinoatrial node is present in the upper right corner of the right atrium. लोकेशन में ध्यान रखना है, कहाँ प्रेजेंट है, अपर राइट कॉर्नर, है ना। ये कहाँ प्रेजेंट है आपका, अगर मान लो ये देखो, हार्ट का 4 चैम्बर अपन लेते हैं, ठीक है। और लोकेशन वाइज इसको देखते चलो आप, ये कहाँ लोकेटेड है, यहाँ पे कहीं पे। कौन है आपका, एन। और यहाँ पे लोकेटेड होता कौन आपका, एवीएन। आई बात समझ, ठीक है। और दोनों को बीच में कनेक्ट करते हैं कुछ नर्व फाइबर्स, इसको इंटरनोडल पाथवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनोडल पाथवे। आ रही बात समझ, ठीक है। देखो, a patch of nodal tissue called the sinoatrial node is present in the upper right corner of the right auricle, clear है। called pacemaker of the heart, क्योंकि यही इंपल्स को जनरेट करेगा। सबसे पहले इंपल्स जनरेट कौन करता है आपका, एंड इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्या बोलेंगे, पेस मेकर। इट जनरेट्स इम्पल्स एट अ रेट ऑफ अबाउट 72 पर मिनट एंड इनिशिएट्स हार्ट बीट, है ना। हाइएस्ट डिग्री ऑफ ऑटोरिथमिसिटी, मतलब सबसे ज़्यादा रेट इसी का है आपका क्या, इम्पल्स को जनरेट करने का। बाकी एवियन भी करता है, लेकिन हमने इसी को पेस मेकर क्यों बोला, क्योंकि जो रेट है, रेट ज़्यादा किसका है, सैन का है इन कंपैरिजन टू एवियन, इसलिए पेस मेकर इसको बोलेंगे। और एवियन को बोलेंगे पेस सेटर। क्या बोलेंगे, वो पेस को सेट करता है, ये पेस को बनाता है पहले, ठीक है। इसको पेस मेकर बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पेस सेटर बोलेंगे, ठीक है। इट जनरेट्स इम्पल्स एट अ रेट ऑफ अबाउट 72 पर मिनट एंड इनिशिएट्स हार्ट बीट। हाइएस्ट डिग्री ऑफ ऑटोरिथमिसिटी इसी का होता है, ठीक है। आगे देखो, लिस्ट कंडक्टिविटी, है ना। यह जल्दी से क्या सिग्नल को पास नहीं करता है, कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है। A wave of contraction originates from SAN and spreads to other parts of the heart. मतलब सबसे पहले सिग्नल जनरेट कौन करेगा, SAN। जैसे ही सिग्नल जनरेट हुआ, आपका ऑरिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा, है ना। अब ऑरिकल में याद रखना, सिग्नल जनरेट कहाँ हो रहा है, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में कहाँ जनरेट हो रहा है, राइट ऑरिकल। लेकिन ये तुरंत फैल जाता है बगल वाले में, किसमें, लेफ्ट ऑरिकल में। मतलब यह सिग्नल जनरेट हो रहा है राइट ऑरिकल में, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन दोनों का होगा, राइट ऑरिकल का भी और लेफ्ट ऑरिकल का भी एक साथ, ठीक है। क्लियर है। दूसरा कौन आएगा आपका, इंटरनोडल पाथवे। अब आपका सिग्नल जनरेट कौन किया, एसएन। अब एसएन से उसको कहां तक लेके आना है, एवीएन। वो कौन लेके आएगा, आपका बीच का रास्ता, इंटरनोडल पाथवे। इट कनेक्ट द एसए नोड टू एवी नोड। अगला कौन है आपका, एवी नोड। अनदर पैच ऑफ नोडल टिश्यूज कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इज प्रेजेंट इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है। कॉल्ड पेस सेटर ऑफ द हार्ट, डिलेज एंड रिलेज द इम्पल्स। ये क्या करता है ना, यहाँ पे जो सिग्नल आया, कहाँ पे, एवीएन के पास, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेगा, और रुकने के बाद वो फिर कहाँ आगे पास करेगा उसको। तो पहले क्या करता है, थोड़ा डिले करता है, ताकि आप हार्ट को क्या मिले, आपका प्रॉपर। ऊपर वाला अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो नीचे वाला को क्या होना, अभी रिलैक्स। नीचे वाला जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऊपर वाला रिलैक्स, है ना। तो ये क्या करता है, जो सिग्नल इसके पास पहुंचा, वो थोड़ी देर के लिए उसको क्या करेगा, डिले करेगा, फिर आगे क्या करेगा, रिले। रिले रेस देखा होगा ना आपने, एक टॉर्च लेके दौड़ रहा है, पहले वो रुकता है, फिर दूसरे को पास करता है, फिर अगले को देता है, वो फिर रुकता है, अगले को देता है ना। तो इसीलिए डिले और रिले करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेस सेटर। क्लियर है। इट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इम्पल्स एट द रेट ऑफ अबाउट
40 पर मिनट, तो इससे ज़्यादा है उसका, है ना, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, पेस मेकर। 0.03 सेकेंड, है ना, 0.03 सेकेंड क्या आपका इम्पल्स रीचेस फ्रॉम सैन टू एवीएन, बहुत कम टाइम है। 0.03 सेकेंड में आपका जो इम्पल्स जनरेट हुआ था, है ना, कहाँ पे, सैन के पास, और कहाँ पहुंच जाएगा, एवीएन के पास, है ना। अब अगला क्या आता है इंपॉर्टेंट आपका, एवी बंडल एंड बंडल ऑफ हिस, क्या है, एवी बंडल एंड बंडल ऑफ हिस। अब देखो इसमें क्या है, ध्यान से समझना। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, ये क्या है आपका, नोडल टिश्यू के ही फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, क्या बोल देंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास। A bundle of nodal fibers that is atrioventricular bundle continues from the AVN which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divides into right AV bundle and left AV bundle। आई बात समझ, अभी बता रहा हूँ, बहुत आसान है, बस लाइन को पढ़ोगे खुद से बनाते चले जाओगे डायग्राम आप, ठीक है। These branches, right AV bundle and left AV bundle, give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective sides and are called Purkinje fibers, ठीक है। और Purkinje fibers plus right and left AV bundle is called bundle of His। अब देखो क्या क्या बोल दिया हमने, बहुत आसान है। ये आपका कौन है, एवीएन, एवी नोड, है ना। एवी नोड अब आगे कंटिन्यू करता है किस फॉर्म में, एबी बंडल के फॉर्म में, किस फॉर्म में, एबी बंडल। तो यहां से क्या हुआ, यह पहले किसको पास किया, जल्दी बताओ, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम को पास किया पहले, है ना। इस फॉर्म में आ रहा है वो, एबी फाइबर्स के फॉर्म में या एबी बंडल के फॉर्म में। तो पहले किसको क्रॉस किया, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एंड देन इट इमर्जेज ऑन द टॉप ऑफ किसके, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये कौन सा सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, है ना। वहीं तो लैंग्वेज वहां पे लिख दिया है कि द एबीएन कंटिन्यूज एज एबी बंडल, इट क्रॉसेस द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमर्जेज एट द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और जैसे ही ये पहुंचता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे, ये दो पार्ट में खुद को क्या किया, डिवाइड कर लिया, एक आपका राइट एबी बंडल और दूसरा लेफ्ट एबी बंडल। और इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे फाइबर निकल गए जो पूरे वेंट्रिकल को कैप्चर कर लिया, है ना। इस फाइबर को क्या बोला हमने, पुरकिंजे फाइबर। अभी तो सारा पूरे हार्ट को पहुंचेगा ये सिग्नल, कौन पहुंचाएगा इसको, पुरकिंजे फाइबर, ऐसे करके। आई बात समझ, तो क्या क्या हुआ भाई सर, एसएन, एसएन ये कौन सा है आपका, एंटर नोडल पाथवे है ना। आगे देखो, यहाँ से सिग्नल यहाँ पहुंचा 0.03 सेकेंड में, उसके बाद एवीएन किस फॉर्म में कंटिन्यू किया आगे, एबी बंडल में। जैसे ही एबी बंडल कहाँ पहुंचा, वेंट्रिकल में, है ना, मतलब इंटरवेंट्रिकल सेप्टम के टॉप पे, या डिवाइड हो गया राइट एबी बंडल एंड लेफ्ट एबी बंडल। अब एबी बंडल से कुछ और फाइबर्स बाहर निकल के, डेट इज कॉल्ड पुरकिंजे फाइबर्स। ये इसलिए निकला कि जो सिग्नल आपका एबी बंडल लेके आ रहा है वो वेंट्रिकल के कोने में पहुंचाना है ना, ठीक है। तो इस कोने में लेके कौन जाएगा, ये पुरकिंजे फाइबर्स। और ये पुरकिंजे फाइबर राइट एवी बंडल, लेफ्ट एवी बंडल सबको मिला दो तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ, क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिस। आई बात समझ, ठीक है। तो कोई पूछे ये बंडल ऑफ हिस का लोकेशन नहीं है ना, है कि नहीं, क्योंकि यहीं से सब यार लोकेटेड है, देखो, है ना। तो कोई पूछे कि बंडल ऑफ हिस इसलिए लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे नीचे, पहले एक बार एक और इस लाइन को देख लो, यही आपने देखा, अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम द एवीएन which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divides into right AV bundle and left AV bundle। क्लियर है, अगर आगे वहीं लिखा हुआ है, these branches मतलब कि right AV bundle and left AV bundle give rise to minute fibers throughout the ventricle muscles of the respective side होगा, है ना, and are called Purkinje fibers। पुरकिंजे फाइबर्स प्लस राइट एंड लेफ्ट एवी बंडल इज इक्वल टू बंडल ऑफ हिस। अब क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, बंडल ऑफ हिस इज प्रेजेंट ऑन, तो क्या बोलोगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वही है ना, वो पूरा को मिला के बंडल ऑफ हिस बोल रहे हैं, तो मेनली उसका लोकेशन कहाँ है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वही से सारा डिवीजन हुआ है। अरे बात समझ, कोई पूछे कि बंडल ऑफ हिस कहाँ है तो क्या बोलोगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है, चलो यहाँ पे वही आपका डायग्राम दिख रहा होगा आपको, है ना। यहाँ पे देखो, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट ऑरिकल। यहाँ पे कौन है आपका सैन, यहाँ पे कौन है एवीएन,
ये बीच में हो गया इंटरनोडल पाथवे। अब देखो ये किस फॉर्म में कंटिन्यू किया, बंडल के फॉर्म में। पहले क्रॉस किया किसको, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इमर्ज किया किसके टॉप पे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और तुरंत डिवाइड हो गया राइट एंड लेफ्ट हेवी बंडल। यहां से क्या निकला आपका, पुरकिंजे फाइबर। क्लियर है? नोट देखो, द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दैट इज इट इज ऑटो एक्साइटेबल। इसको कहीं से बाहर से कोई सिग्नल नहीं चाहिए, बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए। हार्ट को आपको बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए, हमेशा 24 घंटे क्या होता है, उसमें सिग्नल जनरेट अपने आप होते रहता है। इसीलिए हार्ट के मसल्स को क्या बोलते हैं, ऑटो एक्साइटेबल। ठीक है, एक्साइटेबल मतलब इट कैन जनरेट सिग्नल एज पर देयर विल, है ना। Action potential is short lasting event in which the electrical membrane potential of a cell rapidly rises and falls, है ना। एक्शन पोटेंशियल कहीं पे भी क्या होता है आपका, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। तभी तो आपका क्या, तुरंत आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर क्या हुआ, रिलैक्स हुआ। तुम देखो ना, 1 मिनट में कितनी बार आपका हार्ट बीट होता है, 72 टाइम्स, है ना। तो इसका मतलब कितना जल्दी जल्दी आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, खत्म होता है, जनरेट होता है, खत्म होता है ना। और ये सीख लो के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ सेल रैपिडली राइजेज एंड फॉल्स। मतलब जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ना आपका, दैट इज बिकॉज ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल ओनली। मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब चार्ज डिफरेंस के कारण, किसके कारण, चार्ज डिफरेंस। ये सब पढ़ना है कहाँ पे आपको, नर्वस टिश्यू में। ठीक है, मैं हल्का सा बताता हूँ कि कैसे आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। देख, आप आओगे न्यूरॉन्स में तो पढ़ोगे, मान लेते हैं, देखो सिंपल सा समझा रहा हूँ हल्का सा मैं। देखो ये आपका एक्सॉन है, कौन है, एक्सॉन। एक्सॉन के मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, और इसमें जो आपका साइटोप्लाज्म होता है उसको बोल देते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं। अब मान लो जिस समय रेस्टिंग फेज हो, मतलब आपका न्यूरॉन्स किस फेज में हो, रिलैक्स। तो रेस्टिंग फेज में जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है ना, आप जानते हो मेम्ब्रेन पे क्या होगा, मेम्ब्रेन प्रोटीन ये सब होता ही है। मेम्ब्रेन तो सबका एक ही जैसा होता है, पढ़ा ना, मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन, है ना। अब देखो रेस्टिंग फेज में होता क्या है कि ये जो है ना आपका कैल्शियम पोटेशियम के लिए परमिएबल होता है, किसके लिए, और सोडियम के लिए इम्परमिएबल होता है, किसके लिए, सोडियम के लिए इम्परमिएबल है और पोटेशियम के लिए क्या है, परमिएबल है। तो अंदर में आपका पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, बाहर में सोडियम का ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो एक्सोप्लाज्म है, इसमें कुछ नेगेटिव प्रोटीन्स भी होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव प्रोटीन्स एंड फॉस्फेट, ये सब भी होता है। और इसके लिए भी ये क्या होता है, इम्परमिएबल। मतलब ये जो नेगेटिव प्रोटीन्स है सब ये बाहर नहीं जा सकता है। तो आप ओवरऑल देखो तो बाहर में कैसा चार्ज आपको नजर आएगा, अंदर में ही पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रल। तो ऐसा बोल सकते हैं बाहर के कंपैरिजन में अंदर हल्का क्या है, नेगेटिव, बोल सकते हैं क्या, है ना। तो बाहर के कंपैरिजन में अंदर कैसा, हल्का नेगेटिव। इसी को अपन बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। चार्ज डिफरेंस हो गया कि नहीं, हो गया ना। बाहर में कैसा है आपका पॉजिटिव, अंदर में कैसा हो गया, नेगेटिव। तो मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये आपका क्या हो गया, चार्ज का डिफरेंस, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल। क्यों, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। और क्योंकि रेस्टिंग फेज में देख रहे थे इसलिए बोलेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आई बात समझ, ठीक है। तो कैसे आपका ये सारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनता कैसे है, सारा आयन के मूवमेंट के कारण, किसके कारण, आयन के। वही लाइन वहां पे लिखा हुआ है ना। ये एक्शन पोटेंशियल मतलब तुरंत आपका आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता घटता रहता है दोनों साइड। ठीक है, ऐसा ही नहीं होगा, ये तो क्या आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसे ही आप देखोगे ना, जैसे ही आप देखोगे कि एक्शन आएगा, है ना, जैसे ही यहाँ पे स्टिमुलस मिला, क्या मिला, स्टिमुलस, ये तुरंत चेंज हो जाएगा, क्योंकि तुरंत रैपिड इन्फ्लक्स शुरू हो जाता है सोडियम आयन का, किसका, सोडियम आयन। जैसे ही आपको कोई स्टिमुलस मिलेगा, अभी रेस्टिंग फेज था ना, रेस्टिंग बाद जैसे ही आपको स्टिमुलस मिला, मतलब एक्शन में आने लग गया आप, है ना, ये तुरंत यहाँ पे आपका क्या होता है, रैपिड इन्फ्लक्स शुरू हो जाता है, किसका, सोडियम आयन का, है ना, Na+ का। इसके कारण क्या होगा, ए पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या होगा, अब अंदर में क्या हो गया, पॉजिटिव, बाहर में क्या हो गया, नेगेटिव। तो यह था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और यह हो गया एक्शन पोटेंशियल। क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल। सीधा सीधा मेम्ब्रेन का पोलैरिटी क्या हो गया, रिवर्स, उल्टा हो गया ना। ये सारा गेम करता है कौन, आपका आयंस। आई बात समझ। थोड़ा सा शॉर्ट में इसलिए बताया कि इस लाइन का मतलब आप समझ जाओ। तो लिखा हुआ है एक्शन पोटेंशियल इज शॉर्ट लास्टिंग इवेंट इन विच द इलेक्ट्रिकल मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ सेल रैपिडली राइजेज एंड फॉल्स। क्लियर है। Although all the heart muscle cells have the ability to generate the electrical impulses,
that trigger cardiac contraction, the SAN initiates it simply because it generates the maximum number of action potential, that is 70 to 75 per minute, and is responsible for initiation and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. मतलब बताया तो कि हार्ट के दूसरे मसल्स भी सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे मैक्सिमम कौन कर पाता है? आपका SAN। इसीलिए हम इसी को मानते हैं क्या? पेस मेकर ऑफ द हार्ट। और यही आपके हार्ट का क्या करता है? कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी को मेंटेन करता है और इनिशिएट करता है। क्लियर है? Therefore, it is called the pacemaker of the heart. Our heart normally beats 70 to 75 times in a minute. Average क्या आपका? 72 beats per minute. This is called heart rate. इसको बोलेंगे ना, एक मिनट में कितना आपका? 72 beats per minute एवरेज। इसको क्या बोलते हैं अपन? हार्ट रेट। दैट इज नंबर ऑफ ब्रीदिंग्स, नंबर ऑफ ब्रीदिंग नहीं होगा, नंबर ऑफ बीटिंग्स, है ना, पर मिनट। ठीक है? हार्ट बीट। तो हार्ट बीट होता क्या है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक बार कॉन्ट्रैक्ट, एक बार रिलैक्स। Rhythmic contraction and relaxation of heart is called heartbeat. Actually, contraction and relaxation occur separately in atria and ventricles. However, ventricular movements are quite prominent and forceful. Therefore, heartbeat is synonym with ventricular or apex beat. याद रखना, heartbeat का मतलब है ऑरिकल और वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन हार्टबीट ज़्यादा किससे रिलेटेड है? वेंट्रिकल से। कभी कभी पूछ लेता है कि हार्ट बीट इज रिलेटेड टू, है ना, तो आप क्या बोलोगे? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा फोर्सफुल होता है, तो हम हार्ट बीट को ज़्यादा किससे रिलेट कर लेते हैं? वेंट्रिकल से। एक्चुअल में क्या है आपका? हार्ट बीट मतलब कि ऑरिकल वेंट्रिकल दोनों इन्वॉल्व है। लेकिन क्वेश्चन करने के लिए जब पूछे तो क्योंकि आपका ये देखो वेंट्रिकुलर मूवमेंट ज़्यादा क्या होता है? आपका प्रोमिनेंट होता है, ज़्यादा फोर्सफुल होता है, इसलिए हार्ट बीट को हम किससे लेते हैं? इसको किसके मूवमेंट को काउंट करके? वेंट्रिकल के मूवमेंट। क्लियर है? हार्ट बीट इंक्रीजेज टेम्परली विथ एक्टिविटी एंड डिजीज। पक्की बात है ना? एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट बीट क्या होगा? बढ़ जाएगा। कोई बीमारी होगा तो उसमें हार्ट बीट घट सकता है या बढ़ सकता है। इन एनिमल्स हार्ट बीट इज कनेक्टेड विथ साइज। एनिमल में हार्ट बीट किससे रिलेटेड है? साइज से। इन मैमल्स स्मॉलर एनिमल्स हैव हायर हार्ट बीट। जितना छोटा एनिमल होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा? हार्ट बीट होगा। अडल्ट ह्यूमन में क्या होगा? 72 बीट्स पर मिनट। रैबिट में 210, देखो छोटा है ना, 210 पर मिनट। न्यू बॉर्न बेबी में कितना है? 120 से 140 पर मिनट। और ब्लू व्हेल में कितना है? लार्जेस्ट हार्ट होता है इसका 25 पर मिनट, क्योंकि साइज क्या है? बहुत ज़्यादा लार्ज। क्लियर है? हार्ट रेट इज हायर इन विमेन, चिल्ड्रेन एंड इन्फेंट्स एंड लोअर इन एज्ड पर्सन। तो विमेन होगी, बच्चा होगा, छोटा बच्चा, मतलब चिल्ड्रन किसको बोलते हैं? बहुत छोटे बच्चे को, है ना। इन्फेंट मतलब कि उन सब में आपका हार्ट रेट क्या होगा? कम होगा, ज़्यादा होगा, हाँ। और एज्ड पर्सन में क्या होगा? कम। स्पीड ऑफ कंडक्शन इज फास्टेस्ट इन पुरकिंजे फाइबर्स एंड इज स्लोएस्ट इन एवी नोट्स। बता दिया था, लिस्ट कंडक्टिविटी किसका होता है? एवी नोट का, है ना। और सबसे फास्ट कहाँ पे होगा? पुरकिंजे फाइबर। कंडक्शन समझते हो ना, ट्रांसफर करना सिग्नल को। ठीक है? अब देखो एक और टर्म आ गया, टैकीकार्डिया। आपने सुना होगा, है ना। टैकीकार्डिया क्या है? हार्ट रेट एक्सीड्स 90 पर मिनट। 90 से भी बीट से ज़्यादा हो जाए एक मिनट में तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया। और उसी का जस्ट दूसरा है आपका ब्रैडीकार्डिया। हार्ट रेट फॉल्स बिलो 60 पर मिनट। ठीक है? अब आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, क्या? कार्डियक। ठीक है, चलो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ढंग से सीखो। ठीक है? और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है और मोस्टली इस सेक्शन से क्वेश्चन आना ही आना है। तो देखो आप, कार्डियक साइकिल मतलब हो गया एक हार्ट बीट में कितने? एक हार्ट बीट। एक मिनट में आपके 72 हार्ट बीट्स होते हैं। पहली बात ये समझना, एक मिनट में कितने हार्ट बीट होते हैं? 72, है ना। लेकिन अब कितने बीट की बात कर रहे हैं? एक बीट में जितने इवेंट्स होते हैं ना, सारे इवेंट्स को मिला के अपन बोलते हैं कार्डियक साइकिल। मतलब एक मिनट में कितने कार्डियक साइकिल? एक मिनट में कितने कार्डियक साइकिल? 72 कार्डियक साइकिल। ठीक है? आई बात समझिए, है ना। तो देखो, द कार्डियक इवेंट्स दैट अकर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एन वन हार्ट बीट टू बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट आर कॉल्ड कार्डियक साइकिल। एक हार्ट बीट से लेके अगले हार्ट बीट के शुरुआत तक जो भी इवेंट होगा बीच में, उसी को क्या बोलेंगे अपन? कार्डियक साइकिल। ठीक है? दैट इज, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच अकर्स ड्यूरिंग अ कंप्लीट हार्ट बीट।
द एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स रैपिडली थ्रू बोथ एट्रिया एंड देन थ्रू द एवी बंडल इनटू द वॉल ऑफ वेंट्रिकल। सही होगा ना। एक्शन पोटेंशियल जनरेट कहाँ पे हुआ भाई? राइट ऑरिकल में। कहाँ पे? राइट ऑरिकल में। कौन किया? एसएएन। तुरंत तो कहाँ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ आएगा? एवी बंडल। एवी बंडल से कहाँ आएगा? वेंट्रिकल्स। अरे वहीं आएगा ना। एबीएन में आया, एबीएन से कहाँ? एवी बंडल, एवी बंडल से पुरकिंजे फाइबर होते हुए दोनों वेंट्रिकल्स में। Because of a special arrangement of conducting system from atria to the ventricles, there is a delay of 1/10th of a second between passage of the cardiac impulse from the atria into the ventricles। वहीं एबीएन के पास आके 1/10th of a second, क्या बोला? 1/10th of a second के लिए बस सिग्नल आपका वहां पे थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर किस में पास हो जाता हो? वेंट्रिकल्स। क्लियर है? दिस अलाउज एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट अहेड ऑफ द वेंट्रिकल्स। ये कारण, क्योंकि सिग्नल यहाँ पे क्या है? पॉइंट सेकंड्स में हो रहा है ना, तो अगर ये डिले नहीं करेगा तो एट्रिया यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसी समय वो भी करने लग जाएगा। कौन? आपका वेंट्रिकल। तो ये डिले करने का कारण होता है कि वेंट्रिकल में सिग्नल थोड़े टाइम बाद पहुंचे, ठीक है, ताकि इसका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन हो जाए पहले। किसका? एट्रिया का। दिस अलाउज एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट अहेड ऑफ द वेंट्रिकल्स, thereby pumping blood into the ventricles before the strong ventricular contraction begins। क्लियर है? Thus the atria are the primary pumps for the ventricles। प्राइमरी पंप वेंट्रिकल के लिए कौन है? एट्रिया है। एट्रिया ही कॉन्ट्रैक्ट करके सारा ब्लड किसमें फेंकेगा? वेंट्रिकल में, है ना। एंड वेंट्रिकल्स देन प्रोवाइड द मेजर सोर्स ऑफ पावर फॉर मूविंग ब्लड थ्रू वैस्कुलर सिस्टम। तो वेंट्रिकल में ब्लड कौन दिया? एट्रिया। और वेंट्रिकल क्या करेगा? वो पूरे वैस्कुलर सिस्टम में फैला देगा, मतलब पूरे बॉडी में जहां जहां लेके जाना है। द प्रोसेस ऑफ हार्ट बीट बिगिंस फ्रॉम द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट। सबसे पहले मंथ में बच्चा का हार्ट ही बन जाता है सबसे पहले, ठीक है। तो फीटस डेवलपमेंट पढ़ोगे 12th में आप, तो पहले मंथ में सबसे पहले क्या बनता है? हार्ट। वहीं से शुरुआत हो जाता है आपका हार्ट बीट की कहानी, ठीक है। वंस द हार्ट बीट स्टार्ट्स इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। ये इनहेरेंट कैपेसिटी है, मतलब जब तक आप जिंदा हो हार्ट बीट अब चलता रहेगा। इन रेस्टिंग स्टेज ऑफ मैन, जब आदमी क्या कर रहा है? आराम कर रहा है, ठीक है। इन 1 मिनट द हार्ट बीट्स अराउंड 72 टाइम्स एंड ड्यूरिंग दिस 1 मिनट 5 लीटर ऑफ ब्लड इज पम्प्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू हार्ट, है ना। कितना? 5 लीटर अलग अलग बॉडी पार्ट्स को ब्लड पहुंचता है इतने दिन में, है ना। थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन भेजेगा भाई? लेफ्ट वेंट्रिकल। चलो आगे देखो, यहाँ से आपका मेन साइकिल का डिस्क्रिप्शन, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा था वो सब, है ना। ड्यूरिंग अ हार्ट बीट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। पहले कौन करेगा? ऑरिकल, फॉलोड बाय वेंट्रिकल, है ना। देखो हमेशा याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन कभी भी साथ में नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्शन कभी भी साथ में नहीं होगा। अगर ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ऑरिकल रिलैक्स, लेकिन रिलैक्सेशन दोनों साथ में कर सकता है। मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल एक साथ क्या कर सकते हैं? रिलैक्स कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एक साथ नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है, अभी देखोगे भी आप। ड्यूरिंग अ हार्ट बीट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। द कॉन्ट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड सिस्टोल एंड द रिलैक्सेशन फेज इज कॉल्ड डायस्टोल। याद रखना, जो कॉन्ट्रैक्शन वाला जो भी फेज होगा उसको क्या बोलेंगे? सिस्टोल, और जो रिलैक्सेशन वाला फेज होगा उसको डायस्टोल, ठीक है। सिस्टोल एंड 1 कार्डियक साइकिल इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 1 हार्ट बीट। इसीलिए 72 कार्डियक साइकिल्स इन 1 मिनट। क्लियर है? 1 कार्डियक साइकिल कंप्लीट्स इन 0.1 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। आपका एक कार्डियक साइकिल कितने में खत्म हो जाता है भाई? 0.8, है ना। मल्टीप्लाई करके देख लो, 60 में 0.8 से तो इतना ही आएगा। कितना आएगा आपका? 72 बीट्स, है ना। एक कार्डियक साइकिल में कितने टाइम लगते हैं? 0.8। अब याद रखना, 0.8 कहने का मतलब है दोनों का मिला के पूरा हम कार्डियक साइकिल की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन कितना हो गया 0.8 में और वेंट्रिकल का भी कितना जोड़ दिया 0.8, ऐसा नहीं होता, दोनों एक साथ चलता रहता है। अगर ऑरिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल क्या कर रहा है? रिलैक्स, है ना। वेंट्रिकल अगर रिलैक्स कर रहा है तो ऑरिकल क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। पूरा साइकिल मिला के कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड। क्लियर है? अब आ गया आपका ज्वाइंट डायस्टोल। पहले ही बताया मैंने, डायस्टोल मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन फेज। ज्वाइंट मतलब जब ऑरिकल और वेंट्रिकल, मतलब चारों चैम्बर आपके जब क्या कर रहे हो? रिलैक्स, उस कंडीशन को बोलेंगे ज्वाइंट डायस्टोल। आई बात समझ?
तो तीन ही बात हमें सीखना है। एक बार एट्रियल सिस्टोल होगा, होगा ना, एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। एक बार वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, है ना, उसमें एट्रिया का क्या क्या चल रहा होगा, डायस्टोल, डायस्टोल, है ना। ठीक है, तो याद रखना जब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है तो उसका क्या चल रहा है, आपका रिलैक्सेशन, किसका। और एक फेज ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों के दोनों क्या कर रहे होंगे, रिलैक्स। सीधी बात है, कॉन्ट्रैक्शन कभी भी साथ में नहीं होगा, रिलैक्सेशन साथ में होगा। हो सकता नहीं, होता ही है, ठीक है। चलो, ज्वाइंट डायस्टोल क्या, आपका पीरियड ड्यूरिंग विच एंटायर हार्ट इज रिलैक्सिंग, दैट इज ऑफ 0.4 सेकेंड। ज्वाइंट डायस्टोल का टाइम कितना है आपका, 0.4। ये सब इसी में आ जाता है, किसमें, 0.8 सेकेंड में, ठीक है। इन अ सिंगल कार्डियक साइकिल ऑफ मैन, एट्रियल सिस्टोल कितने देर का, देखो 0.1, मतलब एट्रिया बस 0.1 सेकेंड के लिए क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वो आराम कितने देर के लिए करता है, 0.7। दोनों मिला के कितने हो गए, 0.8 सेकेंड। आगे देखो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने देर का है, 0.3 सेकेंड। और डायस्टोल कितने देर का है, 0.5। मिला के कितना हो गया, 0.8। क्या हो गया, 0.8। अब याद रखना, साइकिल का जैसे चक्का होता है, व्हील्स, है ना, ऐसा नहीं कि आगे वाला घूमेगा तो पीछे वाला रुक के रहेगा उसमें, दोनों एक साथ घूमेगा, है ना। आप मिला के ऐसे भी देख लो आप। चलो, जब एट्रिया का सिस्टोल हो रहा होगा, क्या, सिस्टोल, तो वेंट्रिकल का क्या हो रहा होगा, जल्दी बताओ, डायस्टोल हो रहा होगा, हो रहा होगा कि नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो, जब एट्रिया का डायस्टोल हो रहा होगा तो इसका क्या हो रहा होगा, सिस्टोल। और बीच में एक और फेज कौन सा है आपका, ज्वाइंट डायस्टोल, क्लियर है। तो टोटल कार्डियक साइकिल आपका कितने देर का, 0.8 सेकेंड का, ठीक है। चलो आगे देखें, both cycles are running simultaneously and so both will complete in 0.1 सेकेंड, ठीक है। कितने में दोनों हो जाएगा आपका, 0.8 सेकेंड में। Auricle and ventricle will not contract at the same time but they can relax at the same time। अब आ गए अपन कार्डियक साइकिल इवेंट्स, ठीक है। पहला फेज क्या है आपका, ज्वाइंट डायस्टोल। अब यहाँ पे ढंग से समझना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। अभी तक आपने जो सीखा, अब यहाँ पे ढंग से, यहाँ से मेनली अब वही सारा वॉल्व की कहानी आएगी, कौन सा वॉल्व कब ओपन होगा, कब बंद होगा, ठीक है। तो पहला फेज कौन सा आपका, ज्वाइंट डायस्टोल। अपन देख रहे हैं कार्डियक साइकिल इवेंट्स, मतलब पूरे एक हार्ट बीट में या एक कार्डियक साइकिल में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो फेज वन कौन सा लिया हमने, ज्वाइंट डायस्टोल, मतलब आपका दोनों ऑरिकल और दोनों वेंट्रिकल क्या कर रहा है, अभी रिलैक्स, क्या कर रहा है, रिलैक्स, ठीक है। ऑल द फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट इन अ रिलैक्स्ड स्टेट, दैट इज बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड, है ना। इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 0.4 सेकेंड, है ना। अब इसमें क्या क्या इवेंट होंगे एक एक करके, अब आप यहां से सीखते जाओ। सबसे पहला काम, क्योंकि आपका ऑरिकल अभी क्या कर रहा है, रिलैक्स, क्या कर रहा है, रिलैक्स, तो होगा क्या, जो आपका ऑरिकल है अब रिसीव करेगा ब्लड को, किसको, ब्लड को। तो कॉमन सी बात है, लेफ्ट ऑरिकल कैसा ब्लड रिसीव करेगा, लेफ्ट ऑरिकल कैसा करेगा, ऑक्सीजनेटेड। और राइट ऑरिकल कैसा करेगा, डीऑक्सीजनेटेड, है ना। आ रही बात समझ, वही काम हो रहा है। पहला काम क्या होगा इसमें, ब्लड कम्स इन ऑरिकल, राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, याद है ना। नीचे वाले पार्ट से कौन लाएगा, इंफीरियर, और यहाँ से ऊपर वाले पार्ट से कौन लाएगा, सुपीरियर। कैसा ब्लड लाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ पे, राइट एट्रियम में। एग्जैक्टली सेम आपका लेफ्ट एट्रियम किसको रिसीव करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन्स, है ना। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स, है ना। तो शुरू में जो फ्लो समझ गया होगा वही बातें इसमें रिपीट करेंगे अपन। आगे देखो, द बिल्डअप ऑफ प्रेशर ड्यू टू इनफ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रिया कॉजेज द एवी वॉल्व्स टू ओपन। पक्की बात है, ब्लड फ्लो होके आ रहा है ना, दोनों एट्रिया में आ रहा है, राइट में भी और लेफ्ट में भी, तो वहां पे प्रेशर बनेगा कि नहीं। उस प्रेशर के कारण आपका जो एवी वॉल्व्स है, मतलब कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, मतलब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, दोनों क्या हो जाएगा, ओपन। तो पूछे कि बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड किस फेज में ओपन होता है, तो क्या बोलोगे, किस फेज में, ज्वाइंट डायस्टोल में। क्या पढ़ रहे हैं अपन, ज्वाइंट डायस्टोल, है ना। कब ओपन होता है, ज्वाइंट डायस्टोल में। एज अ रिजल्ट 70% of the blood in auricle is passed to
वेंट्रिकल्स पैसिवली। इसके कारण क्या होगा, क्योंकि दोनों ओपन हो गया ना, पूरा ब्लड नहीं, कितना 70% ब्लड आपका, मान लो कि आपका लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल 100 ml ब्लड रिसीव किया, कितना 100 ml, तो उसका 70 ml पास हो जाएगा कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में। कहाँ पास हो जाएगा, वेंट्रिकल्स में। अभी भी 30% ब्लड कहाँ पे है, ऑरिकल में है। तो कब आएगा, जब उसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। धक्का मार के भेजना होगा। बात समझ में आ रही है। एज ए रिजल्ट 70% ऑफ ब्लड इन ऑरिकल इज पास टू द वेंट्रिकल पैसिवली। तो देखो क्या हुआ, 70% ब्लड क्या हो गया, लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू बाइकस्फीड वॉल्व, और राइट ऑरिकल से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्फीड वॉल्व। क्लियर है। सेमी लूनर वॉल्व अभी बंद रहना चाहिए कि खुला रहना चाहिए, बंद, कोई काम नहीं अभी, है ना। तो सेमी लूनर वॉल्व पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा रिमेन्स क्लोज्ड। आपको याद होना चाहिए, दो सेमी लूनर वॉल्व किस में था, पल्मोनरी आर्टरी में, और एक किस में था, एरोटा में। अभी दोनों के दोनों क्या है, क्लोज्ड। कोई पूछे कि ज्वाइंट डायस्टोल में, यही सब क्वेश्चन आता है ना वॉल्व से, ज्वाइंट डायस्टोल में सेमी लूनर वॉल्व ओपन होता है कि क्लोज, क्या बोलोगे, क्लोज्ड। क्लियर है। दूसरा फेज कौन सा आपका, एट्रियल सिस्टोल। अब वहां पे सैन क्या किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया, तब तुरंत क्या हो गया, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, जिसको क्या बोलेंगे, एट्रियल सिस्टोल। The SAN now generates impulse or action potential which stimulates both the atria to undergo simultaneous contraction। याद रखना, SAN प्रेजेंट है कहाँ पे आपका, राइट ऑरिकल में, लेकिन जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा वो दोनों ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, राइट का भी और लेफ्ट का भी। वही लिख रहा है, the SAN now generates impulse or action potential which stimulates both the atria to undergo simultaneous contraction known as atrial systole एंड बोथ ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो 30% ब्लड था वो भी अब कहाँ पहुंच जाएगा, वेंट्रिकल में। एट्रियल सिस्टोल इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो, है ना, इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। सेमी लूनर वॉल्व्स आर क्लोज्ड, अभी भी वो क्या है, क्लोज्ड, और खुला हुआ है कौन आपका, बाइकस्फीड एंड ट्राइकस्फीड। रिमेनिंग 30% ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑरिकल इज पास टू द वेंट्रिकल। फिर से वही बात, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट से राइट वेंट्रिकल, ठीक है। वेंट्रिकल्स आर इन डायस्टोल। अभी ऑरिकल जब सिस्टोल करा तो वेंट्रिकल किस फेज में है, डायस्टोल, और इस पूरे प्रोसेस का ड्यूरेशन क्या है, 0.1 सेकेंड। क्या है, 0.1 सेकेंड। क्लियर है। ड्यूरिंग ऑरिकुलर सिस्टोल द ब्लड कैन नॉट पास बैक इनटू द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा बिकॉज दे आर कंप्रेस्ड बाय द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा को भी क्या करेगा, दबा देगा ना, तो इससे ब्लड आपका फ्लो बैक नहीं हो सकता, ठीक है। फेज 3 कौन सा आपका, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज ड्यूरिंग दिस फेज ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट इनटू द आर्टरीज, है कि नहीं। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड अब यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, आर्टरीज में जाएगा ना। लेफ्ट ऑरिकल वाला कहाँ चला जाएगा, आर्टरीज में, और राइट ऑरिकल वाला कहाँ चला जाएगा, राइट ऑरिकल नहीं, राइट वेंट्रिकल वाला, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल वाला कहाँ चला जाएगा आपका, आर्टरीज में, और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल वाला कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब देखो, क्योंकि सारा ब्लड अब कहाँ आ चुका है, वेंट्रिकल्स में। कहाँ, वेंट्रिकल्स में। आप जानते हो कि उसका प्रेशर बढ़ गया होगा वहाँ पे ऑलरेडी, ऊपर से सिग्नल भी आ गया यहाँ पे, तो वेंट्रिकल का क्या शुरू हो गया, कॉन्ट्रैक्शन, और ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया होगा। अब प्रेशर बढ़ेगा तो ऐसा हो सकता है ना कि ब्लड का बैक फ्लो हो जाए, कहाँ पे, एट्रिया में, है ना। तो तुरंत दोनों वॉल्व क्या हो जाएगा, बंद, बाइकस्फीड एंड ट्राइकस्फीड। तो इसका मतलब सर वेंट्रिकुलर सिस्टोल में सबसे पहला काम क्या हो गया, क्लोजर ऑफ बाइकस्फीड एंड ट्राइकस्फीड। दूसरी बात, अब प्रेशर बन चुका है किसमें, वेंट्रिकल्स में, तो ब्लड को वहां से निकालना जरूरी है ना। तो ओपन किसको होना चाहिए, पल्मोनरी वॉल्व, सॉरी सेमी लूनर वॉल्व। कौन ओपन हो जाएगा, सेमी लूनर होगा ना, तभी तो वहां से ब्लड बाहर निकलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, the action potential generated by the SAN is conducted to the ventricular side by the AVN and AV bundle, from here the bundle of which transmits it through the entire ventricular musculature. This causes contraction of the ventricular muscles known as ventricular systole. Auricle किस फेज में होगा, diastole. As the ventricles begin their contraction, the interventricular pressure rises, है ना, मतलब वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, causing the closure of the bicuspid and tricuspid valves due to attempted backflow of the blood in atria.
जब बढ़ेगा तो ब्लड पीछे जाना चाहेगा, कहाँ पे, एट्रिया में, क्योंकि वहां पे प्रेशर क्या हो चुका है, कम, है ना, तो इसलिए तुरंत बंद हो गया कौन, आपका बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, ताकि ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो। when the pressure in the left and और प्रेशर बढ़ते जा रहा है आपका, है ना, when the pressure in the left and right ventricle becomes greater than the pressure in the aorta and pulmonary artery respectively, the semilunar valves are forced open। अब इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया किसमें, वेंट्रिकल्स में, ये एरोटा से भी ज़्यादा हो गया और आपका पल्मोनरी आर्टरी से भी ज़्यादा हो गया, दोनों का जो वॉल्व बंद था कौन आपका, सेमिलुनर वॉल्व, दोनों क्या हो गया, ओपन हो गया, और ब्लड तुरंत वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला कहाँ चला जाएगा, एरोटा में, और राइट वेंट्रिकल वाला पल्मोनरी आर्टरी में। क्लियर है। ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व्स गार्डिंग द, किसको गार्ड कर रहा था ये, गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरीज राइट साइड एंड एरोटा लेफ्ट साइड, अलाउ द ब्लड इन वेंट्रिकल्स टू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथ। क्लियर है। अब देखो, closure of bicuspid and tricuspid valve at the beginning of ventricular systole produces the first heart sound called लब। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हो। फर्स्ट हार्ट साउंड इस फेज में प्रोड्यूस होता है तो क्या बोलोगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन यह पूछता है फर्स्ट हार्ट साउंड किसके क्लोज होने पे प्रोड्यूस होता है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। कब होता है, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्वेश्चन नहीं पूछता कि किस वॉल्व के बंद होने के कारण हार्ट का पहला साउंड निकलता है, तो क्या बोलोगे, बाइकस्पिड, और उसको क्या बोलते हैं, लब। आप देखो ना, इस पे सुनो आप, हार्ट का आता है ना धक 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 धक, वो देखते हो ना, उसी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अगला फेज कौन है आपका, अगला फेज कौन है, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। कौन सा है, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, ठीक है। अब देखो, वेंट्रिकल पूरा ब्लड को पंप कर रहा है, किसमें, एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। धीरे धीरे जब ब्लड उसमें चला जाएगा, किसमें, एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में, तो एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा, और वेंट्रिकल्स में क्या हो जाएगा, कम। फिर से ब्लड क्या ट्राई करेगा, वेंट्रिकल्स में आने का, तो तुरंत बंद करना होगा किसको, सेमिलुनर वॉल्व्स को बंद करना होगा कि नहीं, वही लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, वेंट्रिकल्स स्टार्ट रिलैक्सिंग नाउ ड्यू टू विच प्रेशर इनसाइड देम फॉल्स। This fall in pressure causes the closure of semilunar valves which prevent the backflow of blood into the ventricles। यहाँ पे कौन बंद हो गया आपका, semilunar valve। The closing of semilunar valves at the beginning of the ventricular diastole produces the second heart sound called dub। तो पहला हार्ट साउंड निकला था वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, सेकेंड हार्ट साउंड निकला वेंट्रिकुलर डायस्टोल में, और पहला जो हुआ था क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, और सेकेंड जो हुआ क्लोजर ऑफ सेमिलुनर। क्लियर है। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस, और प्रेशर उसमें कम होते जा रहा है क्योंकि सारा ब्लड कहाँ जा रहा है, एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर पुश्ड ओपन, क्योंकि अब वेंट्रिकल में पूरा प्रेशर क्या हो गया, कम, तो फिर से कौन ओपन हो गया उधर, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, ताकि ऑरिकल्स में फिर से क्या आना शुरू हो जाए, ब्लड, है ना। pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood which was being emptied into them by the veins। The blood now once again moves freely to the ventricles। The ventricles and atria are now again in a relaxed or joint diastole stage। है कि नहीं, ऑलरेडी जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू हुआ है उसमें ऑलरेडी वो तो रिलैक्स ही कर रहा था ना, कौन आपका, एट्रिया, और इधर कौन आ गया आपका, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसका मतलब दोनों क्या हो गया, रिलैक्स में, और रिलैक्स जैसे ही हुआ था आपका क्या काम हो रहा था, सबसे पहले ऑरिकल में ब्लड, ऑरिकल में ब्लड आने लग गया था, है ना, और ऑरिकल में ब्लड आएगा तो इसी कारण फिर से ओपन हो गया कौन आपका, बाइकस्पिड एंड। तो समरी में आप क्या क्या याद रखोगे भाई, सबसे पहली बात जो जो मेन पॉइंट्स है ना, कि सबसे पहले वॉल वाली सारी कहानी याद रखोगे, ठीक है। ज्वाइंट डायस्टोल आपका कौन ओपन हुआ था, बाई एंड ट्राई, क्लियर है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ना, वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हुआ था, क्लोजर ऑफ, पहला क्या हुआ था, क्लोजर ऑफ बाई एंड
टाई का स्पिड वॉल्व हुआ था ना, और जब ये बंद हुआ था तो कौन सा साउंड निकला था? फर्स्ट हार्ट साउंड तो क्या बोलते हैं अपन? ठीक है, यही हुआ था। दूसरा और एक और काम हुआ था, सेमिनल वॉल्व क्या हो गया था? ओपन हो गया था, क्लोज हो गया था। क्या? नहीं नहीं, ये बोल रही है, इसने क्या बोला? यहाँ पे सेमिनल वॉल्व क्या होगा? ओपन हो जाएगा ना। ठीक है, तीसरा कौन सा था आपका? वेंट्रिकुलर, इसमें क्या हो गया? क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल्व, है ना। और इसके कारण आपका क्या निकलेगा? सेकेंड हार्ट साउंड तो क्या बोलते हैं अपन? क्लियर है? ये सारे वॉल्व की कहानी हो गई, ठीक है। इतनी बार समझ में आई सबको? कार्डियक साइकिल पूरा क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सीक्वेंस में और बहुत अच्छे से लिखा हुआ है सारी बातें इसमें, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही चाहिए। है, क्यों आएगा इसमें? वेंट्रिकल डायस्टॉल में आपका, है ना। सेम टाइम पे अभी ऊपर कौन रिलैक्स कर रहा है? ऑरिकल। तो ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों है ना, तो इस फेज को क्या बोलेंगे? ज्वाइंट। तो ओपन हो रहा है यहाँ पे ना, आई का स्पिट कहाँ ओपन हो रहा है? ज्वाइंट डायस्टॉल। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब एक टर्म है आपका, ध्यान से देखो, कार्डियक आउटपुट, है ना। कार्डियक आउटपुट क्या होता है देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। इसको क्या बोलते हैं अपन? हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होता है? नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, है ना। तो स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट या हार्ट रेट से, तो क्या देता है आपका? कार्डियक आउटपुट, है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल, जो कितना होता है आपका? अप्रॉक्स 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम इज ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल, कितना होता है आपका? 70 ml। ठीक है, तो देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल लोगे आप। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू क्या करना है आपको? नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, कितना होता है नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट? 72। मल्टीप्लाई कर दो, आगे आपका क्या? कार्डियक आउटपुट। क्लियर है? द बॉडी इज एबल टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द कार्डियक हार्ट रेट एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। हमारे बॉडी में यह कैपेबिलिटी होता है कि अपन स्ट्रोक वॉल्यूम को भी क्या कर सकते हैं? ऑल्टर कर सकते हैं, और हम हार्ट रेट को भी क्या कर सकते हैं? ऑल्टर कर सकते हैं, और देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। मतलब हमारा बॉडी, मतलब ऐसे नहीं कर सकते वॉलेंट्री, मतलब हमारे बॉडी में ऐसा कैपेबिलिटी होता है कि अगर सिचुएशन आए तो हम क्या कर सकते हैं? कार्डियक आउटपुट को ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हाइयर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। पक्की बात है, उनका कार्डियक आउटपुट हमसे क्या होगा? ज़्यादा होगा, होगा कि नहीं? ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज द कार्डियक आउटपुट कैन इंक्रीजेज अप टू 5 folds, दैट इज फ्रॉम अबाउट 5 लीटर पर मिनट टू अबाउट 25 लीटर पर मिनट, है ना। ड्यूरिंग एक्सरसाइज सीधे सीधे कार्डियक आउटपुट को कितना बढ़ा सकते हो आप? 5 times। बोलोगे सर 5 लीटर पर मिनट आ रहा है क्या कार्डियक आउटपुट? निकाल के देखो, 70 × 72 करो, कितना आएगा? 5, अप्रॉक्स कितना हो गया आपका? 5, है ना। यही आपका 5 लीटर से सीधे कितना जा सकता है आपका? 25 तक। दिस इज प्राइमरली ड्यू टू एन इंक्रीज इन हार्ट रेट। हार्ट रेट बढ़ेगा तो ब्लड पंप क्या होगा? ज़्यादा होगा ना, ठीक है। विच इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो टू स्केलेटल मसल्स। The rate can, however, increase only up to a maximum value, which is determined mainly by a person's
एज, मतलब ऐसा ही नहीं कि अनलिमिटेड बढ़ा सकते हैं, है ना। एज पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना पुश कर सकते हो अपने किसको, कार्डियक आउटपुट को। इट विल इन ट्रेंड एथलीट्स द स्ट्रोक वॉल्यूम कैन ऑल्सो इंक्रीज significantly, allowing these individuals to achieve cardiac outputs during strenuous exercise up to 6 to 7 times greater than their resting volumes। क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा क्या एक्सरसाइज करता है, सब करता है, तो फिट रहता है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा अपना, वो कार्डियक आउटपुट आपका 6 से 7 टाइम्स वो इंक्रीज कर सकता है ना। दिस हाई कार्डियक आउटपुट रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी टू द एक्सरसाइजिंग मसल। अब आ गया हार्ट साउंड, आपको बता ही दिया मैंने, दो हार्ट साउंड होते हैं ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। हर कार्डियक साइकिल में टू प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस व्हिच कैन बी इजीली हर्ड थ्रू अ स्टेथोस्कोप। लगाता है ना डॉक्टर, है ना। तो हार्ट साउंड, ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है कि हार्ट साउंड के लिए, हार्ट साउंड सुनने के लिए किस मशीन का यूज होता है, क्या बोलोगे, स्टेथोस्कोप, इन्वेंटेड बाय डैनिक। देखो, फर्स्ट हार्ट साउंड क्या है आपका, लब। दूसरा आपका डब, या कहीं कहीं पे क्या लिखता है, डब। अब देखो, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्स, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग ऑफ सेमिनुलर वॉल्व्स एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है। इसका पिच जो होगा लो होगा, और इसका पिच कैसा होता है, हाई। ये सभी पूछता है, यानी कि किस हार्ट साउंड का लो पिच है और किसका हाई है। इसका लो पिच है, इसका कैसा है, हाई। इसका ड्यूरेशन लेकिन लॉन्गर होता है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है, कम होता है। ठीक है। ये थोड़ा डल साउंड होता है और ये आपका शार्प होता है। ठीक है। अब अपन कल देखेंगे, है ना। ये देखो यहाँ पे है, फर्स्ट हार्ट साउंड थोड़ा डल होता है, सेकंड हार्ट साउंड क्या आपका शार्प होता है। ठीक है। आपका फर्स्ट हार्ट साउंड क्या दिखा रहा है, सेकंड हार्ट साउंड। कल अपन देखेंगे अब आपका ईसीजी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इसमें भी गलती हो जाती है बहुत बार, क्योंकि सब मिलता जुलता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, है ना। तो जो आप ईसीजी है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसलिए मैंने समरी में ऊपर लगा दिया। देखो, जो मशीन यूज करते हैं, आप देखते हो ना, हर मूवी में तो ये दिख ही जाता है ये चीज़, है ना। और साउथ में तो 2 3 बार 4 बार दिखेगा, 10 बार दिखेगा आपको एक ही मूवी के अंदर, है ना। कम से कम 20 25 बार दिखेगा आपको। तो मशीन जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन को बोलते हैं ग्राफ। आई बात समझ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे ऐसे देखते हो ना, वो तो मशीन में आप देखते हो, उस डायग्राम को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। आई बात समझ। तो ये बात याद रखना, मशीन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो आप रिप्रेजेंटेशन देखते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इस प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्लियर है। तो कल अपन शुरू करेंगे इसको, अब किसको, इसी चीज को, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। चलो आज के लिए बहुत हो गया, रिवीजन करोगे सब लोग, ठीक है।